मेरा नाम अमीशा है। खुशी से मेरे पैर ज़मीन पर नहीं थे, क्योंकि आज मेरी शादी होने जा रही थी और एक ऐसे इंसान के साथ होने जा रही थी जिसे मैं पसंद करती थी, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले राजीव नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। राजीव और मेरी मुलाकात तब हुई जब मैंने नौकरी पर जाना शुरू किया था। नौकरी करने का मुझे बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा से कहा था कि मैं जब जॉब करना चाहती हूँ। हम सिर्फ 4 बहनें थीं। मेरे घर में सभी की शादी हो चुकी थी और सब लोग अपनी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे भी किसी चीज़ के लिए नहीं तरसाया था, हमेशा मुझे बहुत खुश रखा था। मेरे शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे जॉब करने की परमिशन दे दी थी। जब मैं जॉब करने के लिए गई तो मैंने देखा था कि वहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता था, उसका नाम राजीव था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हम दोनों की सैलरी भी सेम थी, क्योंकि वह मुझसे 2 महीने पहले नौकरी ज्वाइन कर चुका था। मुझे वहाँ पर नौकरी करते हुए 3 महीने गुजर गए थे। हम दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत जानने लगे थे और चाहते थे कि हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हो जाए। मैं राजीव से शादी के लिए कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर में अब मेरी ही शादी का नंबर है। राजीव कहता था कि मेरे घर में मेरी अभी 2 भाई और हैं, पहले उनकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि छोटा भाई बड़े भाइयों की शादी से पहले अपनी शादी की बात घर में करे। और वैसे भी मैं अपनी माँ का एक बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी बेटा हूँ। मेरे दोनों भाइयों का रिश्ता लगा हुआ है। उन दोनों की शादी 6 महीने बाद होगी। जब उनकी शादी हो जाएगी तो मैं अपने रिश्ते की बात कर लूँगा। उस समय मेरे लिए रिश्ते की बात करना बिल्कुल ठीक होगा। राजीव की बात से मैं भी सहमत थी। जब मैं अपने घर में आई तो मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। मैंने अपने माता पिता को कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी कुछ टाइम और जॉब करके अपना शौक़ पूरा करना चाहती हूँ। मगर मेरे माता पिता कहने लगे कि अब तुम्हें जॉब करते हुए 3 महीने गुजर गए और वैसे भी अपने तुम्हारे लिए जिस लड़के को पसंद किया है वह बहुत खुले आज़ाद माहौल का है। उसके घर में तुम्हें किसी तरह की कोई रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो लोग तुम्हें जॉब करने की भी परमिशन देंगे। अपने पेरेंट्स की बात सुनकर मुझे खामोश होना पड़ गया, क्योंकि अब मैं अपनी जॉब का भी बहाना नहीं कर सकती थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि 6 महीने किसी तरह से पूरे हो जाएं और राजीव के भाइयों की जैसे ही शादी, उसके बाद राजीव अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन मैं ऑफिस से आकर बहुत रोने लगी थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी। जब उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो वह लोग मुझे परेशान तो होते हुए कहने लगे कि तुम किस बात के लिए रो रही हो। तो मैंने उनको पूरी बात कह दी, क्योंकि अब मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। वह मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरी इंगेजमेंट करवा रहे थे। जब उनको पूरी बात पता चली तो मेरे पापा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, अगर तुम अपनी मर्जी हमें पहले बता देती तो शायद हम तुम्हारा रिश्ता इस लड़के के साथ तय न करते। अच्छा ठीक है, तुम हमें उस लड़के के बारे में बताओ जिसे तुम पसंद करती हो। मैंने राजीव का फ़ोटो अपने मम्मी पापा को दिखाया तो उनको राजीव बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि हम एक बार राजीव से मिलना चाहते हैं। मैंने राजीव से बात करके उससे कहा था कि वह मेरे पापा से बात कर लें। मेरे पापा उससे मिलना चाहते थे। राजीव मेरे पापा से मिलने के लिए तैयार हो गया था। उसने मेरे पापा से मिलकर बात की थी कि वह अभी मेरे बारे में अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। राजीव से मिलकर और राजीव के बारे में सब कुछ जानकर मेरे पापा बहुत खुश हो गए थे। मगर मेरे पापा का कहना था कि अभी उसकी सैलरी बहुत कम है, हमें लगता है कि वह अपनी सैलरी के हिसाब से तुम्हारा गुजारा नहीं कर सकता। मगर मैंने अपने पापा को भरोसा दिलाया था कि मैं राजीव के साथ जैसे तैसे गुजारा कर लूँगी। फ़िलहाल मेरा रिश्ता जहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने लगाया था वहाँ से ख़त्म कर दिया था और अब मैं बहुत खुश थी कि राजीव के भाइयों की जैसे ही शादी हो जाएगी वह अपने घर के बारे में मेरी बात करेगा। जैसे तैसे 6 महीने गुजर गए थे और राजीव ने जब अपने मम्मी पापा से मेरे बारे में बात की तो उन लोगों ने एक बड़ी अजीब बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने तो तुम्हारे लिए पहले ही लड़की तलाश कर रखी थी, मगर तुमने बताया नहीं था। राजीव यह बात सुनकर आग बबूला हो गया था। वह अपने पेरेंट्स पर बरसने लगा और कहने लगा कि मैं शादी करूंगा तो अमीशा से ही करूंगा, वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी कहने लगी कि वह लड़की तुम्हारे साथ नौकरी करती है, वह इस घर की गृहस्थी को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकती, क्योंकि नौकरी करने वाली लड़कियों का दिमाग हमेशा घर से बाहर ही होता है। उसने अपनी मम्मी को यकीन दिलाया था कि
मैं उसके घर को अच्छी तरह से संभालूंगी और उसके पेरेंट्स की भी सारी ज़िंदगी सेवा करूंगी। बड़ी मुश्किल से राजीव के पेरेंट्स हम दोनों की शादी के लिए माने थे। राजीव के दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दूसरे घरों में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन दोनों ने अपने कारोबार से अपने अपने अलग घर बनाए थे। राजीव ही उस घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, इसलिए उसकी मम्मी चाहती थी कि राजीव की पत्नी ऐसी आए जो उन लोगों के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले। और जब राजीव के दोनों भाइयों की शादी हुई थी तो यह बात पहले ही तय हो गई थी कि वह दोनों भाई शादी के 2 महीने बाद ही अपनी अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घरों में चले जाएंगे। राजीव के दोनों भाइयों का बिजनेस काफ़ी अच्छा था, जबकि राजीव मामूली सी नौकरी किया करता था। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं राजीव से ही शादी करके रहूंगी। अब राजीव के घर में सिर्फ उसके पेरेंट्स और उसकी छोटी बहन थी। कुछ दिनों बाद राजीव की पूरी फैमिली हमारे घर पर मेरा रिश्ता लेकर आ गई थी। उसके घर के सभी लोगों को मैं बहुत पसंद आई थी। बस उसकी मम्मी को यही लगता था कि मैं नौकरी करने वाली लड़की उनके घर को अच्छे से नहीं संभाल सकूंगी। यह उनकी गलतफहमी थी, क्योंकि हर नौकरी करने वाली लड़की गलत नहीं होती। फिलहाल आज मेरी शादी का दिन था। मैं बहुत खुश थी। राजीव के साथ मेरी शादी होने जा रही थी। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। बारात मैरिज हॉल पर आ गई थी और सारी रस्में पूरी होने वाली थी। मुझे विदा करके मेरे पति के साथ भेज दिया जा रहा था। जब मैं अपनी ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरी ननद ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया था। मेरे दोनों जेठनियाँ वहाँ पर मौजूद थे। मेरी दोनों जेठानियों ने शादी के 2 दिन बाद ही अपने अपने घरों को वापस जाना था। वो लोग इस शादी से बहुत खुश थे। अगर मूड किसी का ख़राब था तो वह थी मेरी सास। ना जाने क्यों, उन्होंने मुझसे क्या दिक्कत थी। मैंने अपने पति से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम मम्मी का ध्यान मत दो। उनको यही लगता है कि घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों का करेक्टर ठीक नहीं होता। वो नौकरी करने अलावा गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे तुम उनका दिल जीत लेना और वह ठीक हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इस घर में सबका दिल जीत लोगी। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं सबका बहुत ख्याल रखूंगी। राजीव के साथ मेरी शादी की पहली रात निकल चुकी थी। मेरी ज़िंदगी नई शुरुआत हो चुकी थी। मेरी सास तो मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, मगर ससुर बहुत ही अच्छे थे। मेरे ससुर को मेरे पति ने किराना स्टोर करवा रखा था, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ था। मेरे ससुर बहुत अपने मुझे बट्टी समझते थे। मेरी नंद बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। उसका नाम रिंकी था। रिंकी सिर्फ 18 साल की थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मैंने अपनी सास से कहा था कि वह घर का कोई काम ना किया करे, घर के सारे काम मैं ही किया करती थी। मेरे ससुर हमेशा मेरी सास के कहते थे कि देखो बहू कितनी अच्छी है, उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया है, तुम्हें तो अब सारा दिन कोई भी काम नहीं करना पड़ता। मेरी सास मेरे ऐसे बिहेवियर से खुश तो बहुत होती थी, मगर अपनी ज़बान पर मेरी तारीफ लाना नहीं चाहती थी। मेरी ननद सारा दिन मेरे साथ काम में लगी रहती थी और हम मिलकर बांटकर घर के सारे काम कर लिया करते थे। मेरे पति ने जब देखा कि मेरे आने के बाद घर का माहौल बहुत खुशी से भरा हुआ है तो मेरे पति भी बहुत खुश थे। मेरी ज़िंदगी तो राजीव के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी एक दोस्त थी निशा, जो मेरी शादी पर आई थी और उसने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। निशा की इंगेजमेंट हो चुकी थी। उसकी शादी में अभी समय था। निशा का उसके भाई के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके फ्रेंड्स बचपन में ही दुनिया में जा चुके थे। वह मेरी बहुत सी अच्छी थी। पहले तो हम लोग जल्दी जल्दी एक दूसरे से मिल लिया करते थे, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने देखा कि एक दिन निशा मेरे घर आई थी और उसके साथ उसका भाई भी आया था। मैंने उसको भी घर के अंदर बुला लिया था और वह मेरे पति के साथ बातें करने के लिए बैठ गया था, जबकि निशा मेरे कमरे में बैठी हुई थी। उसी समय मेरे कमरे से मेरी नंद की आवाज़ आई और वह भी निशा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसने निशा से बहुत अच्छी जान पहचान बढ़ा ली थी। मेरी दोस्त निशा कहने लगी कि तुम्हारी नंद तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि हाँ, मेरी नंद मेरे साथ दोस्तों की तरह ही रहती है। थोड़ी देर बैठकर निशा और उसके भाई हमारे घर से चले गए थे। मैं बड़ी हैरानी थी कि निशा कई बार मेरे मायके भी मुझसे मिलने के लिए आई थी और हम दोनों भी एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाया करते थे। तब तो कभी निशा अपने भाई को अपने साथ नहीं लेकर आई थी, तो आज मेरी ससुराल में उसके भाई का यहाँ आना मुझे खटक रहा था। ना जाने क्या बात थी। फिर मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैं अपनी नंद को आवाज़ लगाने लगी। रिंकी शायद कमरे के अंदर कुछ कर रही थी, उसे मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। रिंकी और मैं खाना नहीं खाया था, जबकि हम लोग बाकी सबको खाना दे चुके थे। मैं ज़्यादातर रिंकी के साथ ही खाना खा लिया करती थी, क्योंकि मेरे पति लेट नाइट पर आते थे। आज संडे था, इसलिए वह घर में ही थे।
रिंकी के कमरे में गई तो देखा कि मोबाइल में बहुत बिजी थी। ना जाने वह मोबाइल में क्या कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मैंने जब उसके कमरे में जाकर उसे आवाज़ लगाई तो उसने घबराकर मुझे देखा था और झट से मोबाइल नीचे कर दिया। मैंने कहा कि रिंकी आओ हम दोनों खाना खा लेते हैं, तो वह मेरी बात सुनकर जल्दी से अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़कर मेरे साथ खाना खाने के लिए आ गई थी। बस उसी दिन के बाद से ही मैंने अपनी नंद के अंदर बहुत बदलाव देखे थे। ना जाने मेरे नंद को क्या हो गया था, वह पहले से भी ज़्यादा खुश रहने लगी थी। कुछ दिन गुजरे थे कि फिर से निशा और उसका भाई हमारे घर आ गए। मैंने निशा से पूछा था कि तुम अपने भाई के साथ ही हर जगह जाती हो क्या। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, जब भी तुम्हारे यहाँ आने के लिए कहती हो तो मेरा भाई कहता है कि चलो मैं अपनी गाड़ी पर तुम्हें अमीषा के घर छोड़ देता हूँ। यहीं आसपास उसके दोस्त का भी घर है, वह मुझे यहाँ लेकर आ जाता है। मैंने कहा चलो अच्छा है, इस बहाने तुम भी जल्दी जल्दी मेरे ससुराल आती रहती हो। थोड़ी देर अपने दोस्त के पास बैठने के बाद उसका भाई फिर से हमारे घर पर आ गया था। इस बार मेरे पति घर पर मौजूद नहीं थे तो मैंने उन दोनों को अपने कमरे में बिठा दिया था। मैं जल्दी से किचन में जाकर निशा और उसके भाई के लिए चाय बनाने का इंतजाम करने लगी। उस समय मेरी सास पड़ोस में गई हुई थी और मेरे ससुर अपनी दुकान पर थे। सिर्फ मेरी नंद और मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं था। मेरी नंद कहने लगी कि भाभी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। इस तरह वह मेरे साथ नाश्ता तैयार करने लगी और उसके बाद वह जल्दी जल्दी सारा नाश्ता लेकर मेरे कमरे में जाने लगी। मैंने देखा था कि रिंकी ने अचानक अपने चेंज किए थे और मैंने उसके चेहरे पर गौर किया तो देखा था कि उसके चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप भी हो रखा था। रिंकी की ऐसी हरकतों से मैं हर बार चौंक जाती थी। मेरी दोस्त और उसका भाई हमारे घर से जा चुके थे। अब की बार निशा को मेरे घर आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। रिंकी मुझसे पूछने लगी थी कि आपके दोस्त को आए हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं, आप उनको हमारे घर बुला लो। मैंने कहा था कि नहीं, मुझे उसका इतना जल्दी जल्दी यहाँ पर आना जाना अच्छा नहीं लगता। वह खुद तो आती ही हैं और साथ में अपने भाई को भी लेकर आती हैं। ना जाने उसे क्या हो गया है, पहले तो वह अपने भाई को लेकर नहीं आती थी। रिंकी मेरी बात पर खामोश हो गई थी, लेकिन बदलाव तो मुझे रिंकी के अंदर भी बहुत लग रहे थे। वह हमेशा अपने मोबाइल में लगी रहती थी। पहले वह मेरे साथ घर के काम में बिजी रहती थी, लेकिन अब वह ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहती थी और जब कमरे से बाहर निकल कर आती तो मोबाइल में ना जाने क्या टाइप करती रहती। हाँ, लेकिन वह बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, मेरी नंद खुश रहती है। अब तो वह मेरे साथ भी वक्त कम गुजारती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मेरे सास ससुर का बिहेवियर भी मेरे साथ अच्छा हो गया था, क्योंकि उन लोगों को यकीन हो गया था कि उनकी बहू के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था वह बिल्कुल भी गलत नहीं है। इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और सब लोगों का भरोसा जीत लिया था। मैं सबकी बहुत सेवा करती थी। मेरी ना कॉलेज में पढ़ाई रही थी। पहले वह कभी कभी कॉलेज जाया करती थी, लेकिन अब मैंने देखा कि वह रेगुलर ही कॉलेज जा रही थी और वह बहुत ही अच्छे से बंद संभल कर कॉलेज जाने लगी थी। मुझे उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब लगने लगी थी। एक दो बार मैंने उससे पूछा कि कोशिश की आखिर उसके अंदर बदलाव आने का क्या मकसद है, तो उसने कहा कि भाभी आप गलत सोच रही हो, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आए। मैं तो बिल्कुल पहले की जैसी हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी मैं अभी तक अपने मायके नहीं गई थी। अब की बार मैंने सोचा कि मैं पूरे एक हफ्ते के लिए अपने मायके जाऊंगी। मेरी सास ससुर और पति ने तो मुझे मायके जाने की परमिशन दे दी थी। मैं बहुत खुश थी और अपने मायके में पूरी एक हफ्ता गुजार कर आई थी। लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा कि रिंकी बहुत उदास थी। मैंने अपनी सास से भी पूछा कि रिंकू को क्या हुआ है। मेरी सास कहा कि ना जाने उसे क्या हो गया है, बस कॉलेज से आने के बाद इसी तरह खामोश अपने कमरे में पड़ी रहती है। अब तो घर काफ़ी कोई काम नहीं। एक दिन मैं अचानक अपनी नंद के कमरे में चली गई तो मैंने देखा था कि वह पूरी तरह से रो रही थी। जब मैंने उसे रोते हुए देखा और उसे सवाल किया कि तुम क्यों रो रही हो, वह साफ मुकर गई और कहने लगी कि मेरी आंख में कुछ आ गया था, मैं रो नहीं रही हूँ। मेरी नंद अब मुझसे हमेशा झूठ बोलने लगी थी। पहले उसके अंदर खुशी भरे बदलाव थे और अब उसके अंदर गर्म भरे बदलाव थे। ना जाने क्यों वह मौसम की तरह बदलती रहती थी। मैं तो उसके ऐसे बदलने पर बहुत परेशान थी। वह जैसे ही थी ऐसे बुलकिल भी नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही वह ज़्यादातर अपने घर में रही थी। बाहर की दुनिया उससे ज़्यादा देखी हुई नहीं थी। वह बहुत मासूम और भोली थी। मेरे साथ भी वह बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी, अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। लेकिन जब से वह ज़्यादा खुश रहने लगी थी तब से उसने मुझे अब तक अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मैं अपनी नंद की तरफ बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरी नज़रें अब अपनी नंद पर ही जमी रहती थी। एक बार तो घर में हड़क मच गया था
जब मेरे ससुर ने बताया कि उनके कुर्ते की जेब से 5,000 चोरी हो गई, मेरी सास घबरा गई। उन्होंने मेरे ससुर से कहा कि घर में ही आपके पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं? आपके पैसे जरूर किसी ने घर से बाहर ही चोरी किए हैं। मेरे ससुर कहने लगे कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपनी दुकान से जब आया था तो मेरे कुर्ते की जेब में पूरे 5,000 रुपये थे। लेकिन 2-3 दिन बाद मेरे यह शक भी दूर हो गया था, क्योंकि मेरे पति के वॉलेट से भी पैसे चोरी हो गए थे। और मेरे पति का भी यही कहना था कि वह ऑफिस से जब घर आए थे तब उनके पर्स में 20,000 रुपये थे। लेकिन अब वह वॉलेट पूरी चेक किया, उनके वॉलेट में सिर्फ 10,000 का नोट पड़ा हुआ है। हम सारे ही घर वाले इस बात से बड़े हैरान हो रहे थे कि आखिर घर में हम लोगों से पैसे कहाँ निकाल कर कौन ले गया। मेरी नंद ना जाने कहाँ खोई खोई रहती थी। अब हम लोगों ने अपने पैसे अपने घर में बहुत संभाल कर रखने पड़ रहे थे। एक रात अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। बेचैनी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। फिर मैंने सोचा कि कमरे से बाहर निकलकर टहल लेती हूँ, कभी मेरे पति की नींद खराब हो गई। मैं धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर आंगन में आ गई थी, लेकिन अचानक मेरी नज़र मेरी नंद की तरफ गई। यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी नंद के हाथ में पैसे थे और वह मेरे सास ससुर के कमरे से निकलकर रिंकी ने जैसे ही मुझे बाहर देखा तो वह बहुत घबरा गई और उसने पैसे अपने दुपट्टे की आड़ में कर लिए। मैंने कहा कि रिंकी, तुम इस समय क्या कर रही हो? सोई नहीं हो अभी तक? वो कहने लगी, नहीं भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी पापा के कमरे में जाकर कुछ देर बैठ जाती हूँ। मैंने कहा, तो तुम्हें तो पता है कि इस टाइम सब लोग सो जाते हैं। तो वह घबराती हुई आवाज़ में कहने लगी, जी मुझे लगा कि जैसे मैं जाग रही हूँ इसी तरह मेरे मम्मी पापा भी जाग रहे होंगे। यह कहकर और मुझसे नज़रें चुराकर वह अपने कमरे में चली गई थी। अब मैं समझ गई थी कि आखिर घर में पैसे कौन चोरी कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं अपनी ननद की शिकायत सब लोगों के सामने ज़रूर करूँगी और उससे पूछूंगी कि आखिर वह मेरे सास ससुर के कम से पैसे क्यों निकाल कर ले जा रही है। सुबह होने का इंतजार था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अगली सुबह मेरे लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी नंद की सच्चाई सामने लेकर आऊँगी, मगर मेरी नंद ने तो उल्टा मुझ पर ही वार कर दिया था। क्योंकि सुबह मेरी नंद मेरी सास से मेरी शिकायत कर चुकी थी कि रात मैंने भाभी को देखा था, वह आपके कमरे में पैसे चोरी करके निकल रही थी। क्योंकि सुबह सवेरे मेरी सास को पता चला था कि उनके घर पैसे चोरी हो गए। जब मेरी सास इस बात का हंगामा करने जा रही थी और इस बारे में सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को बताया तो उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया था। उसने कहा था कि उसने खुद मुझे अपनी आंखों से उनके कमरे से निकलते हुए देखा। मेरी सास ने अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लिया था। उन्होंने मेरे पति से मेरी शिकायत की। सुबह सुबह ही घर में एक नए हंगामे का जन्म ले लिया। मेरी सास चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि जिस दिन से यह घर में आई है उसी दिन से हमारे घर में पैसे चोरी हो रहे हैं। मैं अपने पति से कहने लगी कि मम्मी जी झूठ बोल रही है। मेरी सास कहने लगी कि रिंकी ने खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। रात के समय तुम लोग जाग रही थी और हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर तुम पैसे ही चोरी करके ले गई। मैंने अपने साथ कहा कि नहीं नहीं, रिंकी झूठ बोल रही है। मेरे पति ने भी यही कहा कि अमीषा को पैसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, अमीषा के पास तो पहले ही काफ़ी पैसे रहते हैं। मेरी सास कहने लगी कि तू नहीं जानता, ऐसी लड़कियों को जब यह नौकरियां करती हैं तो इन्होंने सुकून रहता है। अब मेरी नौकरी नहीं करती ना, इसलिए उसे तेरे दिए हुए पैसे कम लगते होंगे, तभी तो उसने चोरियां करनी शुरू कर दी। मैं रो रो कर रिंकी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी, मगर मेरी सास का यही कहना था कि पैसे तुम ही चोरी करती हो, क्योंकि हमारे घर में कभी पैसे चोरी नहीं हुए। मेरे ससुर कहने लगे कि बहू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी नंद ने झूठ बोलकर मुझे सबकी नज़रों में शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन मेरे पति को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यह हंगामा थमा तो मेरे पति ऑफिस चले गए थे। मेरे ससुर भी दुकान पर चले गए थे। मेरी सास थी कि मुझे बात बात पर चोरनी होने के दाने दे रही थी। मुझे अपनी नंद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं झट से अपनी नंद के कमरे में गई और जाकर उससे दो टूक अंदाज में बात की। मैंने कहा, यह तुम्हारी क्या हरकत है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कल रात पैसे मैंने चोरी नहीं किए बल्कि तुमने चोरी किए थे। मैंने तुम्हें मम्मी पापा के कमरे से निकलता हुआ देखा और तुम्हारे हाथ में पैसे देखे थे। इससे पहले मैं तुम्हारी उनसे शिकायत करती, तुमने मुझ पर ही चोरी का सारा इल्ज़ाम लगा दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रिंकी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी।
तुमने मुझे मेरे ससुराल वालों की नज़रों में गलत साबित कर दिया। यह कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोने लगी थी। रिंकी मुझे तसल्ली देने के लिए मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने उसे झटक दिया और कहा कि मुझसे दूर रहो, मैं तो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती। अपनी दोस्त समझती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक निकलोगी। ऐसा कहना था कि रिंकी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं इल्ज़ाम आप पर ना लगाती तो आप मेरी शिकायत मम्मी पापा से कर देती। रिंकी की बात सुनकर मैंने उसे चौंक कर देखा था। मैंने कहा, इसका मतलब तुमने जानबूझकर यह सब कुछ लिया था? तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें अपनी ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? रिंकी बहुत तरह से रो रही थी और कहने लगी कि भाभी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। मैं आपको यह सब कुछ बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं आपकी नज़रों में भी गलत साबित नहीं होना चाहती। मैंने रिंकी से कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम बताओ कि क्या बात है। उसने मुझसे वादा किया कि मेरी बात सुनकर आप गुस्सा नहीं होना और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। रिंकी ने मुझे बताया कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैं उसकी मोहब्बत में इतना दीवानी हो गई थी कि मुझे उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। पहले मेरी उससे काफ़ी दिनों तक मैसेज से बात होती रही, फिर धीरे धीरे हम दोनों कॉल पर बात करनी शुरू कर दी और उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर दिया। मैं कॉलेज के बहाने उससे मिलने जाती थी। एक दिन उसने मेरे साथ अपनी फ़ोटो क्लिक कर ली और कहने लगा कि मैं तुम्हारी फ़ोटो अपनी बहन को दिखाना चाहता हूँ। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि अच्छी तरह से तैयार होकर आना, मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवा देना चाहता हूँ ताकि वह हम दोनों का रिश्ता तय कर सके। मैं अच्छी तरह से तैयार होकर चली गई थी। वह मुझे एक घर में ले गया और वहां जाने के बाद उसने मुझे ड्रिंक पीने के लिए दी। कहने लगा कि इसमें तुम ड्रिंक पियो, मेरी बहन आती होगी। मैंने ड्रिंक पीने के बाद जैसे ही गिलास टेबल पर रखा तो अचानक मेरा दिमाग चकराने लगा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। उस समय मैं बेहोश हो गई थी और फिर मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आए तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बार बार उसको आवाज़ लगा रही थी मगर वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और मैं वहाँ से वापस आ गई थी। उस दौरान आपने अपने मायके गई हुई थी। मैं गहरी सोच में बैठी हुई थी जब अचानक मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा तो मेरे उसके नंबर से एक वीडियो आया था। मैंने वो वीडियो देखा, मेरे होश उड़ गए।